नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज राष्ट्र धर्म में बात होगी आतंकवाद पर। जी हां, आज आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। चाहे भारत हो या विश्व के अन्य देश, आतंकवाद जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा देश भारत भी इन आतंकवादियों के घेरे में हमेशा से रहा है। धारा 370 के खात्मे से लगा था कि अब आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक चमरेर जंगल में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। इसी दौरान एक जेसीओ और सेना के 4 जवान बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक रिपोर्ट देखिए। लाशों के इस ढेर में बची कहीं कहीं चीत्कार। कैसे एक नर ने किया देखो नरसंहार। घाटी में आतंकियों का हो रहा सफाया। हमारे देश के वीर जवान दे रहे अपनी जान। आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान एक जेसीओ समेत 5 सैनिक शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक सैनिकों की यह शहादत उस वक्त हुई जब एक टुकड़ी आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन कर रही थी। इसी दौरान आतंकवादियों ने कायरता दिखाते हुए घात लगाकर सैनिकों की टुकड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 सैनिक शहीद हो गए। ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने अपनी कायरता दिखाते हुए घात लगाकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया हो। पहले भी कई दफे आतंकियों ने इस तरह की कायरता दिखाई है। हालांकि बाद में उन्हें इसका जवाब अपनी जान से देना पड़ा। लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों के कारण हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञ भी काफी चिंतित हैं। कहना चाहता हूं, मेरी अपनी सोच ये है कि हम लोग की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो भी टेरर स्ट्रक्चर के सदस्य हैं, आतंकवाद स्ट्रक्चर के सदस्य हैं, आतंकवाद का स्ट्रक्चर क्या है, पहले स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। स्ट्रक्चर है पाकिस्तान आका है, जो फंड प्रोवाइडर्स हैं, जो दवाई देते हैं, सप्लाई करते हैं, जो हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, रात को शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, जो इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक आउट कर देते हैं कि सेना आ रही है, ऐसे से लोग हैं, वो आतंकवाद टेरर स्ट्रक्चर के हिस्सा हैं। इनसे जम्मू एंड कश्मीर को मुक्ति दिलाने की जरूरत है, रूथलेसली। इसमें कोई सॉफ्ट एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई दयालुता के पात्र नहीं है, क्योंकि इन्हीं के कारण वहां के तो लोकल मुसलमान मर रहे हैं। खबर आई है कि पुंछ के सुरनकोट इलाके के अंदर डीकेजी के इलाके में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें आर्मी के 1 जेसीओ और 4 जवान शहीद हुए हैं। अर्थात ये एक दुख की बात है, लेकिन ये दर्शाती है ये बात कि जो तालिबान की मदद मिलने के बाद पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के अंदर जो गड़बड़ बढ़ानी थी, जो दहशतवाद को बढ़ाना था, ये कार्रवाई अभी शुरू हो गई है। देखने वाली बात यह है कि पुंछ का जो एरिया है ये साउथ ऑफ पीर पंजाल है, और अभी तक का जो वायलेंस है, अगर आप ये देखेंगे तो ये वायलेंस जो हो रहा है नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल यानी कि कश्मीर वैली के अंदर हो रहा है। आतंकी घटनाओं पर विपक्ष के निशाने पर केंद्र। सूत्रों की माने तो आतंकी पुंछ के डीकेजी सेक्टर से होते हुए पीर की गली पार कर दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में दाखिल होते हैं, जिसके बाद श्रीनगर व अन्य जिलों में पहुंचते हैं। फिर सीमा पर बैठे हैंडलर से संकेत मिलते ही आतंकी घाटी में हमलों को अंजाम देते हैं। आतंक की इन घटनाओं ने जहां पूरे जम्मू कश्मीर को दहला रखा है, वहीं सरकार की भी नींद उड़ी हुई है। आतंकी घटनाओं पर केंद्र सरकार इस समय विपक्ष के निशाने पर है। बेहद दुखद खबर है कि इस मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हुए। लगातार सीमाओं में जो तनाव बढ़ रहा है वो ठीक बात नहीं है, लेकिन जो बहादुर जवान जो शहीद हुए हैं उसे मैं नमन करता हूँ, उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। सर, लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही जम्मू कश्मीर में, वो तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए। एक तरफ चीन की सीमा में भी दबाव पड़ रहा है, चीन हमारे जमीन पर लगातार कब्जा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी जो आतंकी गतिविधि है उसके माध्यम से कश्मीर में जो पिछले दिनों शिक्षकों की जो हत्या की गई, अभी लगातार और बढ़ रहे हैं। जो सरकार
सरकार जो दावे की है कि हम पूरे हमने कंट्रोल किया है, तो वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ये काफ़ी जो है देश के लिए दुख की बात है और देश जो है ऐसे शहीद सैनिकों के परिवार के साथ खड़ा हुआ है और हम केंद्र सरकार से ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो है इससे सख्ती से निपटे। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर सीधा सेंटर का रूल लाया है, इससे ये भी समझ में आता है कि जिन कारणों से वहाँ की सरकार को हटा के एक यूनियन टेरिटरी बनाई, वो नीति सरकार की सफल होती नहीं दिख रही है। बीजेपी बोली किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि राज्य में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है। आज पुंछ में आतंकियों ने सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया, जिसमें सेना के जवान शहीद हुए हैं। भारतीय सेना ने पूरे पुंछ में नाकेबंदी कर दी है। किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा और आतंकियों और अलगाववादियों की कमर तोड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में हिंसा के जरिए अशांति फैलाना चाहते हैं। भारतीय सेना ऐसा नहीं होने देगी। एक एक को चुनकर मौत के घाट उतारा जाएगा। बहरहाल आतंकवाद को रोकने के लिए हमारी सेना के जवान और हमारी सरकार डट कर लगी हुई है। इसलिए आज के समय में भारत में आतंकवाद को कोई भी आतंकवादी अंजाम नहीं दे पा रहा। लेकिन जब हमारे देश का ही कोई व्यक्ति आतंकवादियों से मिलकर अपने ही देश के साथ गद्दारी करता है, तब हमारे देश को बहुत ज्यादा खतरा होता है और ऐसे ही लोगों से सबसे ज्यादा अपने देश को खतरा है। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। और इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार घाटी आतंकी हमलों से दहल रही है और आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। पुंछ में आज एक बार फिर से आतंकी हमले की घटना के कारण हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए। इस मसले पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। GS बली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। इनके अलावा हुकुम सिंह भाटी जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। और रिटायर्ड कर्नल TPS त्यागी जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। त्यागी साहब, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। जो कुछ भी पुंछ में आज हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। मेरा सवाल यह है कि इन आतंकियों की घुसपैठ का इनपुट पहले ही मिल गया था, बावजूद इसके हमारे जवान कैसे फंस गए? बड़ा सवाल। इनपुट पहले मिल गया था, लेकिन इंटेलिजेंस के इनपुट डायरेक्ट नहीं होते और एग्जैक्ट पोजीशन के नहीं होते। इसलिए एक इतनी लंबी सरहद के ऊपर इनपुट मिल जाना और ये कह देना कि आतंकियों का हमला होने वाला है, ये इनपुट कोई इनपुट नहीं होता। और ये ज्यादातर इनपुट इंटरसेप्ट से लिए जाते हैं। इंटरसेप्ट से लिए गए इनपुट की क्या गारंटी है कि जानबूझ के ये इनपुट दिया गया हो ताकि हमारे जवान वहां पे चले जाएं? और फिर क्या गारंटी है कि ये जो हमला हुआ ये आतंकियों का नहीं बल्कि बैट का, यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम का? और क्या गारंटी है कि ये हमला क्रॉस फायर एक्सचेंज में हुआ या अदरवाइज हुआ? खैर, मेरा कहना ये है कि कारण सारी दुनिया को मालूम है। कारण एक तो फिलहाल ये है कि 10,000 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी POK में आ गए हैं अफगानिस्तान से खाली होने के बाद। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान का सर्वाइवल कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने में है। लेकिन मैडम, सारे कारण होने के बाद भी एक बात जो हमें आज तक समझ लेनी चाहिए थी, जो नहीं समझी गई, वो ये है कि पाकिस्तान की ताकत उसकी फौज नहीं है, पाकिस्तान की ताकत उसकी ISI नहीं है, पाकिस्तान की ताकत है हिंदुस्तान के मुसलमान। पाकिस्तान की ताकत है हिंदुस्तान के मुसलमान।
और उनमें भी 90%, 95% को छोड़ दीजिए, 5% कट्टर मुसलमान, और उनमें भी एक दो का मैं आपको जिक्र करता हूं जो ये कहते हैं कि आतंकी तो धरती पुत्र है, जो ये कहते हैं कि पत्थर मारने वाले तो इनोसेंट है, और जो 20-20 हजार ऐसे पत्थरबाज मारने को छोड़ देते हैं, और जो ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो अगर चीन ही आ जाए तो अच्छा होगा। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान का जवाब हम तुरंत दे सकते हैं, जब हम चाइना का जवाब दे सकते हैं तो क्या फौज पाकिस्तान का जवाब नहीं दे सकती? जवाब इस बात का है कि जो हिंदुस्तान में स्लीपिंग सेल है, जो ओवरग्राउंड वर्कर है, वो मजाल है कि दूसरे देश के 4 आदमी हिंदुस्तान में आ जाए और कुछ कर जाए, और उन्हें यहाँ के नेताओं का, यहाँ की पार्टियों का, यहाँ के स्लीपिंग सेल का समर्थन ना हो। एक्शन लिया जाना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो आज तक नहीं लिया गया। अब आवश्यकता है, अब एक्शन के अंदर एक जमाना था कि जब कोई भी अटैक होता था आतंकी तो हम उसे एब्जॉर्व कर लेते थे, जज्ब कर देते थे, उसका काउंटर करते ही नहीं थे। उसके बाद पिछले कुछ सालों में जमाना आया कि उरी हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इसका मतलब कि क्या हम और किसी हमले का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, एक बार तो फिर से हमें तैयारी करने की जरूरत है। एक बार फिर से बारी अब आ गई है कि इन्हें सबक सिखाया जाए। आपकी बात एकदम सही है कि क्या हम फिर से किसी बड़े हमले का इंतजार कर रहे हैं, किसी बड़ी आतंकी घटना का इंतजार कर रहे हैं? बताइए हुकुम सिंह भाटी जी, किसका इंतजार है अब? क्या अभी नहीं लगता कि वाकई में बारी आ गई है एक बार फिर से सबक सिखाने की? और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ, उनका साफ तौर पर कहना है कि अंडरग्राउंड वर्कर जो अभी भी मौजूद हैं उन पर कार्रवाई की जरूरत है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है, उनकी पहचान करने की जरूरत है। हुकुम सिंह भाटी जी, देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे जो सेना के जवान जेसीओ और दूसरे जवान शहीद हुए हैं उस पर हम अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, देखिए, जहां तक सरकार की बात है, सरकार की तरफ से सेना को पूरी तरह से एम्पावर्ड किया है, चाहे साजो सामान से हो, चाहे इंफॉर्मेशन से हो, चाहे जो भी एक जरूरी जो भी इस के लिए जरूरत बनती है उसके लिए सेना को एम्पावर्ड किया हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, हमारी मिलिट्री पावर बढ़ी है, पूरी दुनिया में जो देश की साख बढ़ी है, जो हमारी मिलिट्री, वैसे तो हमारी दुनिया की जो पावर्स हैं, अगर हमारा मिलिट्री का आकलन किया जाए तो वो अपने आप में बहुत प्रथम और द्वितीय स्थान पर है। उसके अलावा भी मोदी साहब ने जिस तरह से संसाधनों को देकर के, और कहीं भी कोई कमी अगर नजर आती है उस सबको पूरा करने का काम, और उसके अलावा पूरे देश ने भी सेना की हौसला अफजाई में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की और आतंकवादियों की एक बौखलाहट का परिणाम है। दूसरी बात, अभी आपका वक्तव्य सुन रहा था त्यागी साहब का, तो मेरे को पूरा वक्तव्य सुनने को नहीं आया क्योंकि आवाज डबल हो रही थी, लेकिन ये जो इनपुट थे उसी के तहत ये सेना का एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था और उसमें ये एक बहुत बड़ी एक घटना हुई है जो बहुत दुखद है। दूसरी बात, सरकार, हुकुम सिंह भाटी जी, बात यह है कि ये कोई बहुत दिनों बाद नहीं हो रही है घटना। पिछले कुछ एक हफ्ते और एक महीने में तो हम ये देख रहे हैं कि रोजाना इस तरह की घटना होती है। कभी आम नागरिक मारे जा रहे हैं, तो कभी सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, तो कभी घायल हो जाते हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? बड़ा सवाल मेरा यही है और इसी सवाल का मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। जीएस बली जी, आपका रुख करना चाहूंगी। सर,
साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आतंकवाद की जो ये घटनाएं हैं पिछले कुछ समय में ज्यादा ही बढ़ रही हैं और अब तो सेलेक्टेड किलिंग भी की जा रही है, चुन चुनकर लोगों को मारा जा रहा है। बड़ा दुखद है ये। बहुत उम्मीदें थी कि धारा 370 खत्म हो जाएगी तो शायद जड़ से सफाया हो जाएगा आतंकवाद का, लेकिन लग रहा है कि इस सपने को पूरा होने में अभी एक लंबा वक्त हमें तय करना है। जी अजबली जी, जो कह रहे हैं ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी दुखद घटना है, जितना भी निंदा की जाए उतनी है। मगर मेरा बीजेपी से सवाल है, बीजेपी ये कहती है कि ये नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हैं। क्या हमारा पहले हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं था? क्या पहले हमारा हिंदुस्तान ठीक नहीं था? क्या हमारी फोर्सेस पहले ठीक नहीं थी? 70 से 72 साल हो गए हमारा देश आजाद हुए हुए। आपने कौन सी ऐसी चीज कर दी है जिससे कश्मीर में या और कहीं पे वो घटनाएं रुक गई है? उसका जवाब दीजिए, जो आपसे जवाब पूछा जा रहा है। आप तारीफ कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की, करनी चाहिए, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें कहना चाहिए। मगर आप ये कहें कि बिल्कुल हमने काम कर दिया है और बिल्कुल हम सुरक्षित हैं और कोई घटना नहीं हो रही। कितनी बड़ी पुलवामा की घटना हुई है आपके सामने, क्या हुआ? रिजल्ट नील, हमने कुछ नहीं सीखा। जवान किसके शहीद हुए? हमारे देश के जवानों पे हमें कोई शक नहीं है, हमें उनकी ताकत पे कोई शक नहीं है, हमारी आर्मी पे हमें कोई शक नहीं है, मगर जवान तो हमारे शहीद हो रहे हैं ना। हम बैठे हुए क्या कर रहे हैं, हमें ये बताइए। ना हमारी कोई संधि की बात हो रही है, ना हमारी कोई प्यार मोहब्बत की बात हो रही है। कश्मीर में आपने क्या किया? आपके सामने है जो आप कर रहे हैं। मगर आप ये सीधे मत पड़िए आप कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कुछ नहीं किया आपने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। आप ये देखिए, आज की डेट में मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक के मद्देनजर रखते हुए आप देख लीजिए क्या हुआ। मैं एक चीज यहाँ जानना चाह रही हूँ बाली साहब, तो फिर क्या किया जाए? पाकिस्तान के साथ वार्ता की जाए? आज महबूबा मुफ्ती भी कह रही थी। बिल्कुल हम बिल्कुल अच्छा। इसमें पाकिस्तान के साथ बैठ के वार्ता करनी चाहिए हमें। जब तक आप टेबल पे नहीं बैठे, दुनिया में किस किस जगह पे लड़ाई नहीं हुई है, अक्सर टेबल पे बैठे हैं हम लोग। क्यों वैसे मान योग सत्कार योग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी से बात करने, मान योग हमारे जो थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, क्यों गए थे वहां? आप ये बताइए। वो तो संधि से ही बात करने गए थे ना, प्यार से ही बात करने गए थे ना। आज भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। आज भी हमें कौन सी वार्ता सफल हुई? अब आप मुझे थोड़ा ये जानकारी दे दीजिए। ऐसी कौन सी वार्ता रही जिसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल सुधर गया और कभी भी पीठ में खंजर नहीं घोंपा? ये भी बता दीजिए कि वार्ता का क्या परिणाम रहा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि वार्ता का कोई जो है वो सही नहीं हुआ। मतलब टाइम पास करना है। सुनिए, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब गए, हमें क्या मिला? हम ये कह, हमारे प्रधानमंत्री गए देश के मोदी जी, हमें क्या मिला? अब इसलिए हमें करना क्या है? या तो बिल्कुल सामने आ जाइए। हम कहते हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ठीक है, हमें कोई शक नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने जवाब दिया, उसका हुआ सब कुछ। मगर आज क्या हो रहा है? इसको कैसे न डाली जाएगी? हम टीवियों पर आके सिर्फ तारीफ के पुल बांधेंगे, हमारे मोदी जी ये कर रहे हैं, हमारे मोदी। आपके मोदी जी नहीं है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके हैं, सिर्फ एक बीजेपी की पार्टी के नहीं है। हमें इन चीजों पर नजर डालनी पड़ेगी। कब तक हम हमारे जो जवान हैं वो शहीद होते रहेंगे? कब तक हमारे ऑफिसर जवान शहीद होते रहेंगे? कब तक हमारी बहनें और माएँ जो है वो विधवा होती रहेगी और बेटों के बिना रहेंगी? मैं उस धरती पे रहता हूँ, उस जगह पे रहता हूँ मैं, जहाँ हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर कैप्टन साहब की बहुत बड़ी एक मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर। कब तक ये कैप्टन शहीद होते रहेंगे, कर्नल शहीद होते रहेंगे, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? क्यों नहीं हमारा पॉलिटिकल सेटअप सही हो सकता? सिर्फ हम यही चाहते हैं कि हम आए टीवी पे और अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करें और नौजवान हमारे जो जवान है वहाँ शहीद। हम कर्नल साहब ने चाइना की बात की है, मैं कर्नल साहब को सलाम करता हूँ और हमारा फर्ज भी है हर हिंदुस्तान के जो नागरिक है उनको सलाम करना चाहिए, आर्मी पर्सन को। मगर कर्नल साहब, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि चाइना कहां तक हमारे अंदर आ चुका है। आप ये बताइए, हम बैठ के यहाँ तारीफ कर रहे हैं कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? हमें कहना पड़ेगा, हमें सही बात करनी पड़ेगी। कहां तक चाइना अंदर आ गया हमें पता ही नहीं है। हम संधि कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं, मगर इसका जवाब देना ही पड़ेगा हमें, चाहे आपको संधि से देना पड़े, चाहे टेबल पे बैठ के देना पड़े। हमें इन परिस्थितियों को देखना पड़ेगा
कब तक हम अपने जवान शहीद करवाते रहेंगे? आप बताइए। जब से हम बड़े हुए हैं हम तो यही देख रहे हैं, कश्मीर में आज ये हो गया, पुलवामा में ये हो गया, वहां पर ये हो गया, रोज ये सुनते रहते हैं हम लोग। यानी कि आपकी भी कमियां रही ना, आप कौन सा सुलझा पाए? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि जब से आप बड़े हुए तब से आप यही देख रहे हैं, तो तब में आप भी तो रहे। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी रही हमेशा। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसको बिल्कुल ये नकारा नहीं कर सकता। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर आज जो हम कह के ऐसे एक के बदले 10 लाएंगे सर, उनके कहाँ है? आप बताइए कहाँ है? त्यागी जी, बिल्कुल मैं जवाब लूंगी हुकुम सिंह भाटी जी से, लेकिन उससे पहले मैं एक बार त्यागी जी का रुख कर लेती हूँ। त्यागी जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे, दोनों बातें बाली साहब की बातों से ही निकल कर आई हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि वार्ता का जो रास्ता है वो हमें अपनाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वार्ता का रास्ता एक बेहतर विकल्प हो सकता है? और मेरा दूसरा सवाल ये है, पुराना भारत और नए भारत में कितना अंतर है? रक्षा के क्षेत्र में हमने क्या उपलब्धियां अब जाकर हासिल की हैं जो हमारे पास पहले नहीं थी? ये दूसरा सवाल जो अभी भाई साहब सरदार साहब कह रहे थे, मैं ये बताऊं कि हमारी नीतियां 1962 में ऐसी थी कि हमने चीन को अक्साई चीन प्लेट में रख के दे दिया। 10-15 साल पहले सिचुएशन ये आ गई कि डेप्चांग में चीन करीब 10-12 किलोमीटर अंदर आ गया और हम वार्ता ही करते रहे। जब भी कभी चीन ने घुसपैठ की, हमने कभी सीना जोड़ी की ही नहीं। अब जो पिछले सालों में एक चेंज नजर आया वो ये आया कि गलवान में सीना जोड़ी हुई, हमने कैलाश रेंज, मगर हिल, बुरंग हिल, ब्लैक टॉप इन पे कब्जा किया। नतीजा ये हुआ कि चीन को फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में अपने कंक्रीट बॉक्सेस, बंकर्स, पिल बॉक्सेस, रडार इंस्टॉलेशन, सर्विलेंस इंस्टॉलेशन सबको खुद तोड़ना पड़ा। यानी कि बेशक कमी रह गई हो मगर एक नीति में बदलाव आया। अब कमिंग टू पाकिस्तान, इन्होंने कहा पाकिस्तान में वो नवाज शरीफ कया गए। सोच के देखिए, अगर वो नवाज शरीफ कया ना गए होते और अगर उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण में उन्हें ना बुलाया होता और अगर पठानकोट में उन्होंने ISI को ना बुलाया होता, तो जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या बालाकोट स्ट्राइक की थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक भी आदमी किसी ने चू भी किया क्या? वो एक प्लानिंग थी और इस किस्म की, मगर वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट इसलिए नहीं है कि अब हम ये कहते रहे पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। अरे पाकिस्तान ने धोखा दिया क्योंकि आपने उसे धोखा देने का समय दिया। तो वार्ता एक रास्ता हो सकता है क्या त्यागी जी? मैं आपसे जवाब चाह रही हूँ, वार्ता एक रास्ता हो सकता है कि अभी जो कुछ भी चल रहा है घाटी में उसे शांत किया जा सके? एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, ब्रेक के उस पार मैं इसी सवाल का आपसे जवाब लूंगी, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। त्यागी जी, आपका ही रुख मैं करना चाहूंगी, बताइए क्या एक वार्ता रास्ता हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ हम फिर टेबल पर आ जाएं, बातचीत करें और फिर ये उम्मीद करें कि अब वो शांत बैठ जाएंगे? और वैसे आप पहले ही कह चुके हैं कि उनकी जो हिम्मत है वो उनकी सेना बिल्कुल नहीं है। बड़ी चीजें सिंपल होती हैं, अजमाए को अजमावे और बेवकूफ कहलावे। वार्ता करें ये सब बेकार की बातें हैं। आप ये बताइए, मैं तो पूछना चाहता हूं इनसे, क्या ये सच नहीं है कि संसद के अंदर हमने चिल्ला के कहा था कि POK हमारा है, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है, जान दे देंगे इसके लिए, गृह मंत्री ने कहा था। और उसके तुरंत बाद क्या ये सच नहीं है कि हिंदुस्तान की फौज के सेनापति ने ये कहा था कि पार्लियामेंट के हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? और क्या ये सच नहीं है कि देश काल पात्र को देखते हुए वो समय अब आ चुका है जब हम ये जानते हैं कि अफगानिस्तान के तालिबानी, वहां से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन सब के आतंकी जो बेरोजगार हो गए हैं वो POK में आ गए हैं। डेंजर आपके सामने है। ISI ये कोशिश कर रही है कि ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को किसी तरह नष्ट कर दिया जाए ताकि हिंदुस्तान की कमान क्रैश किया जा सके, यहाँ की पावर
खत्म कर दिया जाए। ये सारे खतरे आपके सामने हैं। ऐसे समय में इन खतरे से निपटने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम पीओके में प्रोएक्टिव एक्शन लें? पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, भाई जो फौजी का सिपाही है आज की तारीख में वो कांग्रेस के जमाने का या अंग्रेजों के जमाने का बगैर पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। उसके हाथ में मोबाइल है, टेलीविजन देखता है, वो अपने नेताओं के आचरण और भाषण को रोजाना सुन रहा है। अब कल्पना कीजिए कि वो ये सोचे मैं किसके लिए दान दूं। आज 5 आदमी मारे गए और उसके बाद में महबूबा मुफ्ती उल्टे सीधे बयान दे या फारूक अब्दुल्ला उल्टे सीधे बयान दे। आपने फौज के हाथ तो खोल रखे हैं, क्या के लिए? आपने खोल रखे हैं दुश्मन के लिए, मगर जो अंदर दुश्मन बैठे हैं उन दुश्मनों के लिए हाथ खोल दीजिए ना, हाथ खोल दीजिए। एक वो पहचाने जा चुके हैं, उनमें से एक के खिलाफ इमीडिएट और हार्श एक्शन अगर 24 घंटे में ले लिया जाए, 15 दिन में आपको नक्शा बदला हुआ नजर आएगा। सर सच्चाई तो ये है। अब उसके अलावा हम बाकायदा में बात करते रहे, एनालाइज करते रहे, सोचते रहे, वार्ता करते रहे, उसका नतीजा वही होगा ढाक के 3 पार जो आज तक हुआ। हमें अपना युद्ध क्षेत्र बदलना चाहिए। वाई द युद्ध का मैदान कश्मीर बने। अगर बनाना है तो पीओके को बनाइए, अगर युद्ध का मैदान बनाना है तो वेस्टर्न पाकिस्तान को बनाइए। युद्ध का मैदान बदलना चाहिए। इट वाज अ रॉन्ग पॉलिसी टू एक्सेप्ट टेररिज्म में। हमें टेररिज्म को खत्म करना है, एलओसी के बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल बाली साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। उससे पहले एक बार मैं हुकुम सिंह भाटी जी का रुख कर लेती हूँ। हुकुम सिंह भाटी जी, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आप कहते तो रहते हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी, लेकिन किया क्या? बड़ी उपलब्धि क्या है आपके खाते में? वो जवाब आपको भी देना पड़ेगा। ये जो परिवार हैं, शहीदों के परिवार हैं, वो आपसे ही सवाल पूछेंगे, वो आपसे ही जानना चाहेंगे कि हमारे लिए किया क्या, हमारे परिवारों के लिए क्या किया। जो वहां पर खड़े हैं जवान, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मेरे कांग्रेस के जो साथी हैं, सच्चे मायनों में हम राजनीतिक बात करने के लिए आपके चैनल पर बिल्कुल मन बना के नहीं आए थे जी, लेकिन कांग्रेस के मेरे साथी ने जिस तरह का बयान दिया है बहुत दुखद है, निम्न सतर का बयान है। आज राजनीति की चर्चा नहीं है, देशभक्ति, देश के उन शहीदों के ऊपर जिनकी कुर्बानी हुई है उनके ऊपर चर्चा थी, देश की रक्षा के ऊपर ये जो वार्तालाप है, देश की उस हमारी जो महान सेना है आज उसके ऊपर वार्तालाप है। और घटिया सतर की बातें कांग्रेस करती है। जो कांग्रेस के युवराज डोकलाम में जो सरकार को प्रोत्साहित करने की बजाय और जो बैक डोर से जाकर के वहां के राजदूत को मिलते हैं, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई, कहते हैं कि एक पत्ता भी वहां पर नहीं हिला। और जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया कि वहां पर 400-500 लोग मरे हैं, तब भी कांग्रेस को कभी आंखें नहीं हुई। इसलिए कांग्रेस को समझना चाहिए, देश के साथ इस तरह की बातें करना, देश के साथ इस तरह की, मैं तो कहूंगा ये कांग्रेस का उस मानसिकता का परिचय है कि जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने किया। बीच में रोकना नहीं चाह कांग्रेस रही ने थी, हमेशा सेना के हाथ बांध कर रखे। ठीक है भाटी जी, जिन राजकुमार की आप बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको पूरा समय दूंगी, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूँ भाटी जी, पहली बात तो जिस राजकुमार की आप बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं है देश के, और दूसरी बात, झूला किसने झुलाया था? अगर चीन के परिप्रेक्ष्य में आप बात करना चाहते हैं तो झूला कौन झुला रहा था भाटी साहब? झूला कौन झुला रहा था भाटी साहब? मोदी जी के नेतृत्व में खरीदा। हाँ, प्रधानमंत्री जी झूला झुला रहे थे, याद होगा आपको। में सेना को सशक्त किया है और इन उग्रवादियों से निपटने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना करेगी। और ये अभियान उनके सफाई का अभियान है। निश्चित तौर पर आतंकवादियों की कमर टूटेगी, पाकिस्तान के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देशभक्ति के साथ, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ की बातें नहीं करनी चाहिए। समझ नहीं आता कि हम कांग्रेस से लड़ रहे हैं कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना है कि हमें लड़ना किससे, कांग्रेस से लड़ना है कि आतंकवाद से लड़ना है। कांग्रेस का जो बयान आया है इस समय पर, यह बयान
बिल्कुल भी किसी तरह भी ठीक नहीं सवाल कहा जा पूछा सकता। है, सवाल पूछने का हक है विपक्ष का, मीडिया का, वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। पूछिए, लेकिन आज मैं ये 5 कहता जवान हूं शहीद हो कि गए, हम कर क्या रहे हैं? देखिए, बिल्कुल माकूल जवाब दिया जा रहा है। आज ये जो जिस तरह की सर्च ऑपरेशन है, ये आतंकवाद ऑल आउट, अभी कर्नल साहब ने कहा था ऑल आउट, एक भी आतंकवादी ना बचे, ये सर्च अभियान है और बिल्कुल चैलेंज के साथ है। आज क्योंकि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर लागू है, शांति प्रक्रिया चल रही है, सरकार अपना काम कर रही है, बिल्कुल अंतिम पंक्ति को सरकार की योजनाओं का फायदा मिलने लग गया है, इसी की बौखलाहट ये आतंकवादियों की है। और सरकार ने उस जो आतंकवादी जो भी घटना है उसको सख्ती से निपटने का काम किया है, मिलिट्री को पूरी तरह से एम्पावर्ड किया है, चाहे वो शस्त्रों से हो, चाहे उनको और अधिकार दे करके, ये सरकार ने किया है। इसलिए जो सामने है आज, उसके परिणाम सामने हैं। बिल्कुल, बाली साहब बताइए। और वार्ता का जो आप बोल रहे थे कि हमें वार्ता की टेबल पर आ जाना चाहिए, दोनों ही पक्ष सहमत नहीं है कि वार्ता से कोई यहाँ सुलह का रास्ता नहीं निकलने वाला। बाली साहब, सब कुछ होता है। आप मुझे ये बताइए, आप राहुल जी की बात कर रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री रूलिंग पार्टी से ये पूछा जाएगा कि राहुल गांधी जी से पूछा जाएगा? झूला आप जलाएंगे, प्रधानमंत्री वहां आपके जाएंगे, आपके जो आप कह रहे हैं मोदी जी ने किया। क्या हिंदुस्तान पहले सुरक्षित नहीं था? क्या हिंदुस्तान के अंदर पहले उग्रवादी मारे नहीं जाते थे? क्या आतंकवादी पहले नहीं मारे जाते थे? क्या हमारा देश, हमारे पंजाब के अंदर जो हुआ, क्या किसने शांति वहां पर बनाई? क्या तब मोदी जी थे? आप अगर सर्टिफिकेट देंगे हमको कि आप अगर देशद्रोही का जो और देश का सर्टिफिकेट सेवा को वो आप हमें देंगे कि हम जो है वो देशभक्त है, हमें बीजेपी देगी क्या तो हमें कि हम देशभक्त है? आप मोदी जी की, अरे भाई देश के प्रधानमंत्री है वो, आपसे ही पूछना पड़ेगा हमें राहुल जी से नहीं पूछना, देश राहुल जी से नहीं पूछेगा, देश प्रधानमंत्री जी से पूछेगा। 7 साल में आप ही सिर्फ देशभक्त आए, बाकी तो 72 साल में जो 63 साल से या 65 साल से वो तो देशभक्त ही नहीं था। तो याद हम लोग तो देशभक्त ही नहीं है। आप देशभक्त है, सिर्फ बीजेपी देशभक्त है और कोई देशभक्त। हम तो आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर उग्रवादी, अगर आतंकवादी, अगर देशद्रोही हमारे देश में आते हैं, आप उनका क्या कर रहे हैं? मैंने बयान दे दिया, आपको बड़ी तकलीफ हो गई अगर मैंने सच्चाई बता दी। सेना के जवान हमारे मर रहे हैं, आप इसमें तो आ ही नहीं रहे। आप क्या कर रहे हैं? रोज 5, 7, 10, 40, 50 रोज जा रहे हैं। पुलवामा में क्या किया आपने? इंक्वायरी क्या हुई? आप बताइए, क्या निकल के आया बात? आप बताइए। आप कहते हैं कांग्रेस, आप कहते हैं कांग्रेस, पाकिस्तान कांग्रेस, पाकिस्तान कांग्रेस, कोई और भी बात कर लीजिए। मोदी जी कांग्रेस पाकिस्तान, अरे भाई कोई तो बात करिए, सुरक्षित रखिए। हम ये नहीं कह रहे लोगों ने वोट डाली आपको, लोगों का पूछने का हक है आपको। अगर कांग्रेस ने आपको कुछ बोल दिया आपको तकलीफ हो जाती है, अगर राहुल जी ने पूछ लिया आपको तकलीफ हो जाती है, प्रियंका जी ने पूछ लिया आपको तकलीफ हो जाती है। अरे भाई आप हमसे पूछिए, हम टीवी पे बैठे हैं, हम कहते हैं कि हाँ हमारे समय में भी होता था, मगर आज क्या कह के आए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 10 सर लेके आएंगे, क्यों झूठ बोला? आप अभी क्या आपने सुरक्षा में जो है आपने कामयाबी मुझे बता दीजिए। रोज कर रहे हैं, हमारे ये जवान शहीद हो रहे हैं भाई, चलिए आप ले रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी आप कहते हैं कर रहे साहब ने गोली चलाई और 4 उग्रवादी ढेर कर दिए, मैं आपके ऊपर फूल चढ़ा दूंगा आपकी बात में। मैं कहूँगा कल आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मोदी जी को श्रेय दे रहे हैं, हमारे जवान वहां मर रहे हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आती, ये दो बुरी बातें क्यों करते हैं आप सेना पे छोड़ दीजिए, दीजिए उनको ताकत, दीजिए उनको फ्री हैंड कि करने दीजिए उनको, देखिए आपके सामने सब कुछ हो जाएगा। फिर भी कहीं ना कहीं हम करेंगे। ऐसा कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, अगर हम आपकी बात माने तो मोदी सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया है बता दें, 7 काम बता दें। मैंने पिछली डिबेट में भी आपको कहा था कि क्या किया इन्होंने, 7 साल में 7 काम बता दें कि हमने ये किया।
रक्षा के क्षेत्र का जो बजट है वो भी आप जानते हैं सर कि कितना बढ़ गया है। निर्यात और आयात की जो बातें हैं वो मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि उसमें कितना बदलाव हुआ है। 2014 से लेकर 2019 का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो आपकी यूपीए कार्यकाल से 62% आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई। पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग बंद हो चुकी हैं घाटी में, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। सीडीएस जैसे पद की नियुक्ति वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई है। ये सारी बातें तो पता होंगी आपको। मुझे सारी बातें पता है। आपको ये भी पता कि हिंदुस्तान कहाँ चला गया? आपको ये भी पता है? हम रक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं ना, मैं अर्थव्यवस्था के बारे में तो बात ही नहीं कर रही हूँ। सुनिए, मैं आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी वालों को कहिए शांत रहे। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपने देखा कि हिंदुस्तान कहाँ चला गया? कहाँ चला गया आप भी बताइए, कहाँ चला गया? आप हिंदुस्तान बेच दिया इन्होंने सारा। अब देखिए आप टॉपिक से भटक रहे हैं, ये बाली साहब गलत बात है। मैं अर्थव्यवस्था के मसले पर, निजीकरण के मसले पर बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मुझे रक्षा के क्षेत्र पर बात करनी है, आतंकवाद के मसले पर बात करनी है, इसी पर रहिए। बेचा नहीं बेचा हम कभी और बात कर लेंगे। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, रक्षा बजट की बात कर लेते हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है बनाया, मगर हमारे जवानों को क्या हो रहा है आप बताइए? उग्रवाद कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है मुझे बताइए? 7 साल हो गए इनको, आइए 7वां साल चल रहा है इनका, क्या हुआ? रोज लोग मर रहे हैं, 40 लोग पहले हमारे जवान मर गए, बताइए शहीद हो गए, क्या हुआ इनका? कोई इंक्वायरी बाहर आई? कुछ हुआ? फिर भी वही कुछ हो रहा। अरे भाई फ्री हैंड दीजिए इनको बताइए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे समय में नहीं है, हमारे समय में मनमोहन सिंह साहब की सरकार में कंट्रोल हुआ बहुत, मगर कह सकते हैं कि बंद नहीं हुआ। ये इस बेस पे आए थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम क्या किया गया बताइए? आपके टीवी पे डिबेट चल रही है, इतने जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं सर, रोज हो रहे हैं। हम ये कह कंट्रोल कीजिए, अब तो बार बार कह रहे हैं। अगर मोदी जी करेंगे श्रेय उनकी सिफत करेंगे कि हाँ हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया। अगर नहीं किया फालतू खंड की बातें मत करिए। इधर की कभी राहुल गांधी की, कभी प्रियंका गांधी की, कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है। प्रधानमंत्री आप है, देश का बजट आपके हाथ में, देश आपके हाथ में, और आप राहुल जी का नाम ले रहे, आप कांग्रेस का नाम ले रहे, ऐसे प्रवक्ता है आप? मुझे तो यही समझ में नहीं। सच्चाई बताइए लोगों को कि हाँ ये चीज हो रही है, नहीं होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं हमारे टाइम पे थी, कंट्रोल थी, मगर आज तो कंट्रोल से बाहर है। अच्छा, तो वो जो मैं अभी आंकड़ा बता रही थी वो ऐसे ही है। आप कह रहे थे कि कंट्रोल थी आपके टाइम पर और अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बताइए, त्यागी जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे सर। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन त्यागी जी तो रक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, वो खुद सेना में रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा ज्ञान उनके पास होगा इस मसले पर। तो मैं उन्हीं का ही रुख कर लेती हूँ। त्यागी जी, आपसे अब हम सच्चाई जानना चाहते हैं, बदलाव कितना महसूस किया आपने आतंकवाद की घटनाओं से लेकर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने तक? त्यागी जी। जी, सबसे पहले तो ये बताऊं कि 100% ये बात सच है कि पुराने जमाने में इन लोगों ने ये कहा, यानी कि तत्कालीन सरकारों ने, कि हम बॉर्डर एरियाज में सड़कें, पुल, रेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाना चाहते कि कहीं चाइना आके उन्हें ऑक्यूपाई ना कर ले। यानी कि इससे ज्यादा डर की कोई नीति हो सकती थी, और ये नीति है और ये लिखित है और ये किया गया। आज वो 73 सड़कें, वो रेल हेड, वो ब्रिजेस जो 2012 तक बनकर तैयार हो जाने चाहिए थे, अब बनाए गए हैं। तो अब इसे आप कैसे कहेंगे कि चेंज नहीं हुआ? नाउ कमिंग टू पाकिस्तान, आपको मालूम है 26/11 की कहानी। उसके बाद में जब हिंदुस्तान की फौज और खास तौर पे एयरफोर्स ने कहा कि वी वांट टू टेक एक्शन, they were stopped from taking action। ये उस समय की बात थी। आज इस समय की बात ये कि आज हमको एक फ्री हैंड मिला है, ये मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समस्याएं या सिक्योरिटी की सारी चीजें हो गई। देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर मेरी बात पहुंचा सके तो पहुंचा देना। 60,000 सिपाही, 60,000 सिपाही 35 साल की उम्र में, भरी जवानी में हर साल रिटायर होते हैं। अगर उन सिपाहियों को जम्मू एंड कश्मीर की सरहद पर इंसेंटिव देकर बसा दिया जाए तो मजाल है कि कोई ड्रग पेडलिंग या कोई आतंकी घुसपैठ कर पाए। और अगर वो वहां जाएंगे तो कश्मीरी पंडित जो अब नहीं जा रहे हैं वो भी वहां जाएंगे और फिर दोबारा अपने पुराने साथी के साथ
सरदार। ये कहा जाता है कि जो ये कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो सरदार है। सरदार जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हम ये तो मानते थे कि थोड़ा बहुत करप्शन होता है, लेकिन हमारे यहाँ के श्रीमान राहुल गांधी जी चाइना में जाके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे वहां की पॉलिटिकल पार्टी से, यहाँ का राजघराना, क्या ये गले से नीचे उतरेगा? और ऐसे एक नहीं, ऐसे 50 इंसिडेंट है। जब डोकलाम हो रहा था, ये जाके मिले चाइना के राजदूत से। क्या ये चीजें फौजियों को पता नहीं है? हम पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन सर ये तो अब वो जमाना नहीं रहा। बीच में रोक रही हूँ आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा भी लगातार जारी है। भाटी जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ, धारा 370 आपने हटाई, उसके हमें बहुत सारे फायदे समझ में आ रहे हैं, लेकिन आतंकवाद पर प्रहार की जो बात हमेशा से कही जाती रही थी, वो धारा 370 हटने के बाद आप कितना प्रहार कर पाए? उल्टा तो अब ये तस्वीरें देखने को आ रही है कि सिलेक्टेड किलिंग हो रही है, वहां पर चुन चुनकर या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मारे जा रहे हैं या फिर कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं। देखिए, धारा 370 हटने के बाद निश्चित तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ी। इसके कुछ बिंदु है। मैं कांग्रेस बीजेपी, क्योंकि मैं जो कांग्रेस का जिस तरह का रुख है पूरा देश जानता है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि 370 हटने के बाद पाकिस्तान को ये लगने लगा, उधर तालिबान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पाकिस्तान को लगने लगा कि अब हमें एक सहारा मिल गया है, और उन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की एक साजिश ये रची है। लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात बहुत पहले स्पष्ट कर दी थी कि हमारी सेना पूरी तरह से एम्पावर्ड है। जो चाहे सुरक्षा के लिए जो जरूरी उपकरण थे वो भी सरकार ने खरीदने का काम किया। अगर मैं राफेल की बात करूं, वो राफेल आज से 20 साल पहले आना चाहिए था, जो राफेल अब बीजेपी की सरकार में खरीदा गया। उसके अलावा और एक बहुत छोटी सी चीज यहाँ पर कर्नल साहब, त्यागी साहब हैं, बता देंगे कि जो लाइफ जैकेट है, जो हमारे जवानों की लाइफ जैकेट तक उस समय सरकार, कांग्रेस की सरकार से नहीं दी गई। उसके बावजूद कोई भी गोली चलाने का ऑर्डर मिलिट्री के पास नहीं था। आज खुली बिल्कुल आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं ऑफिसर्स को, समय और परिस्थिति के अनुसार देख करके काम करें, ये सरकार ने किया है। उसके अलावा जो साजो सामान जो विदेशों पर निर्भर था, आज देश में इनोवेटिव एक अभियान छेड़ करके वो सारा साजो सामान आज देश में बनाया जा रहा है। मिलिट्री में किसी तरह की कोई भी साजो सामान की उपलब्धता में कमी नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है। ये एक बौखलाहट है एक टाइम बीइंग, और उसी के लिए ये हमारी मिलिट्री ने एक सर्च ऑपरेशन जो चला हुआ है, क्योंकि बहुत दुखद घटना, हमारी स्कूल की प्रिंसिपल और एक अध्यापक को बेरहमी से आतंकवादियों ने उनका जो है बलिदान हुआ, और अब मिलिट्री ने एक ऑल आउट अभियान, आतंकवादियों का पूर्ण रूप से सफाया, ये अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया हुआ है। उसी की ये बौखलाहट है। ये चंद लोग समय समय पर, और दूसरी बात, जो वहां पर विपक्षी रहे हैं वो हमेशा ही कहीं ना कहीं उन उग्रवादियों के हक में बयानबाजी करते रहे, जबकि उनको देश हित में बात करनी चाहिए, कांग्रेस को देश हित में बात करनी चाहिए। लेकिन ये इनकी क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं जो हमेशा ही इस तरह की बातें करते हैं, जो हमारी मिलिट्री का मनोबल गिरे। देश का सामान्य आदमी कोई अच्छा नहीं सोचता कांग्रेस के बारे में, इसीलिए क्योंकि इनकी सोच पर सबको तरस आता है। मेरे साथी भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं। आज जितनी मिलिट्री की एम्पावर्ड हमारी बढ़ी है, इतना
देश और दुनिया में जो आज देश की ताकत बढ़ी है वो माननीय मोदी जी की देन है। ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कांग्रेस नहीं जानती। कांग्रेस, हम तो कहते ना जाने, लेकिन देश विरोधी बातें ना करो, क्योंकि देश आपकी इन बातों को पसंद नहीं करता। आज हमारी मिलिट्री इन उग्रवादियों से जूझ रही है, हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बयान है, उन्होंने जब चाइना आगे बढ़ रहा था और हमारी जमीन को कब्जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर घास का तिनका नहीं होता, हमें क्या करना है। आज 1 इंच जमीन पर चाइना आगे नहीं बढ़ पाया, जो अभी बयान दे रहे थे मेरे साथी, और उनको वापस लौटना पड़ा। आज चाइना की आंख में आंख डाल करके बात करने की ताकत अगर देश में है, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे देश में ये ताकत आई है। आज हमारी मिलिट्री ने उनको पीछे धकेला है। चलिए इसलिए आज हम सबको देश हित में बात करनी चाहिए। कांग्रेस को समझना चाहिए, 70 सालों से जो झूठ दिल्ली से बोला जाता था, कन्याकुमारी तक वो झूठ जाता था, दिल्ली से बोलकर जम्मू कश्मीर तक वो झूठ चलता था, आज वो झूठ नहीं चलेगा। आज तथ्यों के आधार पर, अभी आपने आंकड़े भी दिए थे, मिलिट्री का चाहे बजट हो, रक्षा का बजट हो, और चाहे हमारा और दूसरे संसाधनों की बात हो, सरकार ने सभी के ऊपर काम किया है और उसके परिणाम पूरे देश के सामने हैं। फिर भी एक इसलिए नीति बदलने किसी की भी तरह जरूरत हमारी है। मिलिट्री को ये कम ना बात आंका जाए, नहीं, कोई एक-एक सेना को बात का कोई कम नहीं माकूल आंक जवाब रहा दिया सर। जाएगा। भाटी साहब, और आप ये समझे शहादत नहीं, ऐसे ही नहीं रहेगी। आप समझे इसका नहीं, बदला ऐसे चुन के तोड़ लिया मरोड़ है के और मत लिया बोलिए। आप जाएगा। समझे नहीं, सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई भी सेना के सवाल, सेना के पराक्रम और शौर्य पर सवाल नहीं उठा रहा। सवाल नीतियों पर उठते हैं कि क्या हम अपनी विदेश नीति में कुछ बदलाव कर रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान और चीन के लिए कोई खास रणनीति बना रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं, सेना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। बाली जी कुछ कहना जिस समय एयर स्ट्राइक हुई थी, कांग्रेस ने तब भी सवाल उठाया था। कांग्रेस का वो तब भी ले लेते हैं सवाल था, जवाब, और उसका बाली साहब जवाब से ले लेते हैं, बाली साहब भारतीय से जवाब जनता ले लेते पार्टी हैं। की बताइए। तरफ से पूरा आया, हमारे नेताओं ने उसका जवाब दिया, लेकिन उससे इनकी संतुष्टि नहीं हुई। अभी इनकी हो जाएंगे वो संतुष्टि संतुष्ट। जब सुन तो लीजिए, वो पाकिस्तान कुछ के कह रहे रक्षा हैं, बाली मंत्री साहब वो कुछ उसका कहना जवाब चाह रहे हैं देते हैं, भाटी जी। उससे संतुष्टि इनकी हुई, तब ठीक उसके है, बाद ठीक है। एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। इसलिए सवाल तो जी, उठाते अरे हैं। शांति रखिए, शांति रखिए। आप बताइए। सिर्फ बोलना जानते हैं, आप काम करना नहीं जानते। जब आप चड्डी पहनते थे ना, जब आप निक्कर पहनते थे, हम पैंट पहनते थे, तब पाकिस्तान से 2 टुकड़े जो है वो हमारे इंदिरा गांधी ने किए थे। आपको मालूम है? आप बता रहे हैं हमें हिंदुस्तान के बारे में, आप बता रहे हैं हमारी आर्मी के बारे में। ये आर्मी मोदी जी की नहीं है, हिंदुस्तान की आर्मी है ये। मत ले लीजिए इस बात का। इसलिए दुनिया आपसे दुखी हो गई है। सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ अभी अमेरिका में, समझ में आया आपके? क्या कहा वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने? आपके समझ में आया? आपको ये कहा गया कि आप राजनीतिक कंट्री है, क्या कहा उन्होंने? आपको मालूम है? मंच ले लीजिए इन जवानों का, इस हिंदुस्तान की आर्मी का, इस पे कोई शक नहीं है। ये ताकतवर आर्मी है। सब टुकड़े किए थे इंदिरा जी ने पाकिस्तान के। आपने क्या कर लिया 7 साल में? मुझे बता दीजिए। क्या आपने तीर मार लिया? आप मुझे बता दीजिए। रोज हमारे और झूठ बोल रहे हैं आप हिंदुस्तान से। अरुणाचल में क्या हुआ? चाइना ने अपनी सड़कें बना ली अंदर। आपको मालूम है? आप बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, झूठ बोल रहे हैं लोगों से। आप कहते हैं कि आप देश है, मैं कहता हूँ देशद्रोही वाली बात कर रहे हैं आप जो बात कर रहे हैं। आर्मी के ऊपर बंदूक रख के उनके कंधे में चला रहे हैं। हमारी आर्मी, हमारे हिंदुस्तान की आर्मी, हमारे हिंदुस्तान के लोग जो इन पे नाज करते हैं हमारी आर्मी पे। आपने बजट बढ़ाया, मगर हिंदुस्तान की आर्मी को क्या किया? मैं तो बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, पुलवामा में क्या हुआ बताइए? आज मैं कहता हूँ लोग शहीद हुए हैं, दुखद घटना है। क्या हुआ? राहुल जी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। अरे अपनी उपलब्धि बताइए, क्या किया आपने हिंदुस्तान के अंदर? वो आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक उल्टा आरोप तय करना। अगर कांग्रेस आप पे ये बात कह रही है तो बिल्कुल सही है कि आपने ये काम आप नहीं कर पाए हिंदुस्तान में जो आप कह के आए थे। मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ कि आपका 5 जो लोग आज हमारे मारे या 40, कहाँ है वो 10 सर? आप कहते थे हम लेके आएंगे, हम उनका मुकाबला। आर्मी पे कोई शक नहीं करना,
बार बार आपको कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आर्मी है, ये इंडियन आर्मी है, ये इंडियन आर्मी के जवान है जो शहीद होते हैं। आपके अगर नेता भी वहां शहीद हुए हैं, बुरी बात है। मैं ये भी निंदा करता हूँ, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो आम इंसान हो। मैं ये भी कह रहा हूँ, हमारा आपका कोई इस बात पे विक्रा नहीं है कि हम बॉर्डर पे कोई ऐसी बात करेंगे या अपनी कंट्री के लिए ऐसी दीपाली बात जी, बड़ा करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि रक्षा जैसे इतने सेंसिटिव मसले पर भी हम एकजुट नहीं हो पाते, उसमें भी हमें राजनीति सूझती है। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वाकई में एक बात तो सही है कि जब इतना सेंसिटिव मसला है तब तो हम एकजुट हो जाएं, तब तो हम अपनी एकता दिखा लें, लेकिन उसमें भी हमें तू मैं करके लड़ाई लड़नी होती है। फिलहाल समय की कमी, बाली जी माफी चाहूंगी। मैं तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि आज पुंछ में जो मुठभेड़ हुई है उसके बाद हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए और एक बार फिर से ये सवाल उठने लगा है कि आखिर आतंकवाद की कमर कब टूटेगी और कब तक हमारा देश इसी तरीके से आतंकवाद का ये दंश झेलता रहेगा। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।